के YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने किशोरावस्था से संबंधित किशोरावस्था की परिभाषा, किशोरावस्था की विशेषताएं एवं किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पिछली क्लास से आगे किशोरावस्था में विकास के आयाम, विकास के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आज हम किशोरावस्था में विकास के आयाम, किशोरावस्था जो विकास के आयाम हैं किशोरावस्था में, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बालक में किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था कैसे होती है। तो ये है जो बाल्यावस्था के अंत में, बाल्यावस्था का अंत और किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है। इस समय यौनारंभ होता है। यौनारंभ के समय दोस्तों, इस समय बालक में जैविक तथा मानसिक परिवर्तन है वो बहुत तीव्र गति से होते हैं। मानसिक तथा जैविक परिवर्तन इसके मुख्य रूप से विशेषता है। ये बताता है कि बालक का जो मानसिक तथा जैविक परिवर्तन है वह बहुत तीव्र गति से होता है। और ये होते हैं वह बालक, मानसिक विकास का मतलब होता है कि बालक के मानसिक रूप से परिपक्व होता है, और जैविक विकास का मतलब होता है कि बालक की परिपक्वता पूर्णता की ओर जाती है। और ये है जो किशोरों के अनुभव होते हैं, किशोरों के अनुभव उनके सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं। मतलब ये है कि दोस्तों बालक अपने परिवार में जिस संस्कृति में रहता है उसके अनुभव उसी के अनुसार बन जाते हैं दोस्तों। बालक जिस तरह से जैसी संस्कृति में रहता है, जैसे त्योहार मनाता है, जिस परिवार में रहता है, जैसा उसका वातावरण है, उसी के अनुसार उसके जो अनुभव है वो होते हैं दोस्तों। अब हम शारीरिक विकास को, किशोरावस्था में शारीरिक विकास को लेते हैं दोस्तों। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के बारे में हमने आमतौर पर बात की थी कि बच्चे का जो अंग है किशोरावस्था में, शारीरिक विकास दोस्तों बालक का कैसे होता है, किशोरावस्था में किस स्तर तक होता है, इसको लेकर हम अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे दोस्तों। तो इसमें बालक का यौनारंभ होता है। यौनारंभ या इसे लैंगिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। लैंगिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। इसमें बालक का जो ये परिवर्तन होते हैं, जो बालक की बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के अंत में ही प्रारंभ हो जाते हैं। और ये जब शुरू होते हैं तो बालक की किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है दोस्तों।
प्रारंभ हो जाती है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि यौवनारंभ या लैंगिक जो परिपक्वता है, परिवर्तन है, जो बालक के बाल्यावस्था के अंत में शुरू हो जाते हैं, ये दिखने हमें प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बालक में है जो विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन हैं, इसमें मूल एवं गौण लैंगिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। लैंगिक परिवर्तन होते हैं, मूल एवं गौण लैंगिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों। ये मूल एवं गौण लैंगिक परिवर्तन है वो हार्मोन्स के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं दोस्तों? हार्मोन्स के कारण होते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से मूल परिवर्तन है एवं कौन कौन से है वो गौण लैंगिक लक्षण हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल लैंगिक परिवर्तन होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो मूल लैंगिक लक्षण है ये सीधे हमारे मूल लैंगिक लक्षण है वो सीधे से सीधे प्रजनन में प्रत्यक्ष तौर से दिखाई देते हैं। ये हमारे प्रजनन से संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन से संबंधित होते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये गौण लैंगिक लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण हैं वह कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये गौण लैंगिक लक्षण हैं वह हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण हमें दिखाई देते हैं, और इसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। परिपक्वता के लक्षण हैं। लैंगिक परिपक्वता हो जाती है तब बालक को ये लक्षण आते हैं। लैंगिक परिपक्वता के लक्षण हैं और इस समय बालक लैंगिक रूप से परिपक्व हो चुका होता है। दोस्तों ये आपको लैंगिक परिपक्वता जब बालक में आ जाती है तो ये गौण लैंगिक लक्षण हैं वह बालक के सामने दिखाई देते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि लड़के या लड़कियों में कौन कौन से लैंगिक लक्षण होते हैं वह हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले जानते हैं कि बालक में कौन कौन से, ये लड़कों में, किशोरों में कौन कौन से लैंगिक लक्षण होते हैं। तो अब सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं, पहले ये हेडिंग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अब लिखते हैं कि लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण। लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं दोस्तों बताइएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गौण लैंगिक लक्षण होते हैं वह किस कारण से होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये गौण लैंगिक लक्षण है वह हार्मोन्स के कारण होते हैं दोस्तों। और ये हार्मोन्स लड़कों में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन्स के कारण यह परिवर्तन होते हैं, के कारण यह लक्षण दिखाई देते हैं। यह लक्षण हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। ये जो गौण लैंगिक लक्षण हैं जो बालकों में दिखाई देते हैं उसके क्या कारण है। तो मनुष्य में जब बालक किशोरावस्था में आता है तो उसके शरीर से हार्मोन्स रिलीज होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन।
या फिर उसे हम एंड्रोजन कहते हैं, जिसके कारण जो हार्मोन्स है वो शरीर में रिलीज होता है, जिसके कारण कई ऐसे लक्षण हैं वो बालक में दिखाई देते हैं, जिससे वह लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है। तो वह कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं? तो दोस्तों इसमें बालक की है वह समृद्धि है, वृद्धि है, वह त्वरित गति से होती है। वृद्धि है वह त्वरित गति से होती है, त्वरित होती है, त्वरित गति से होती है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि बालक का जो शरीर है, शरीर का आकार है, लंबाई है, भार है, वह बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, तीव्र गति से उसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा हमारा इसका लक्षण है दोस्तों कि बालक के आवाज़ भारी पड़ती है, आवाज़ में परिवर्तन होता है, आवाज़ भारी पड़ती है, भारी हो जाती है, आवाज़ भारी होती है, हो जाती है, मतलब स्वर में परिवर्तन होता है, स्वर परिवर्तन। दोस्तों बालक का जब छोटा बालक होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो उसकी आवाज़ है, उसका जो स्वर है वह इतना भारी नहीं होता है। बाद में जब बालक किशोरावस्था में आता है तो उसकी आवाज़ एक वयस्क की तरह लगने लगती है, हमें महसूस होती है। इसके बाद में दोस्तों चेहरे पर बालों का मतलब शरीर, चेहरे पर दाढ़ी का आना, दाढ़ी का उगना, मतलब है कि दोस्तों बालक का जब किशोरावस्था में होता है तो उसके चेहरे पर दाढ़ी व मूंछों का उगना, दाढ़ी का उगना वह मूंछों का उगना। दोस्तों ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि बालक होता है वह जब छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो उसके दाढ़ी व मूंछ क्यों नहीं आती? क्योंकि उस समय उसमें जो हार्मोन्स है जो रिलीज नहीं होते, जो इन लक्षणों को दिखाया देते हैं, जो इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं एंड्रोजन हार्मोन होता है, वह रिलीज होता है, तो बालक का स्वर भारी पड़ता है, उसमें परिवर्तन होता है। उसके बाद में बालक के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आते हैं और शरीर पर अधिक बाल उगते हैं, शरीर पर अधिक बालों का उगना, शरीर पर अधिक बालों का उगना, ये भी किशोरावस्था में लैंगिक परिपक्वता के कारण है और इसकी वजह से बालक है वह लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। दोस्तों इसके बाद में है कि प्रजनन अंग होते हैं, उसमें विकास होना, प्रजनन अंगों का, प्रजनन अंगों का विकास होना। तो दोस्तों जब बालक में ये लैंगिक गुण, लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं, जब बालक आमतौर पर 12-13 वर्ष का होता है तब उसकी लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है और बालक में ये सारे लक्षण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षण क्या क्या है और किस कारण से हमें दिखाई देते हैं, कैसे वह परिपक्वता को प्राप्त करती है और कौन कौन से वो लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं और जो हमें ये बताते हैं कि ये लड़की है, ये किशोरी है, वह लैंगिक रूप से परिपक्व हो गई है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षण, लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षण। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका कारण क्या है, कौन से हार्मोन्स की वजह से यह जो हमें दिखाई देते हैं, ये लक्षण दिखाई देते हैं जिसके कारण वह लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है। तो दोस्तों ये प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन नामक 2 हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण ये परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों
प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं, जिसके कारण ये लैंगिक लक्षण जो लड़कियों में हमें दिखाई देते हैं, जो उसकी लैंगिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये जो इसके कारण कौन कौन से परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, जो देखने को मिलते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये लड़की लैंगिक रूप से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रही है या हो गई है। तो ये इसमें पहली बात है कि लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। ये लड़कों से 2-3 साल पहले बढ़ जाती है और अंत तक किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में ज़्यादा होती है। आमतौर पर ये देखा गया है। लेकिन जब किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो उस समय लड़कियों की हाइट लड़कों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि ये परिपक्वता का दौर है वह लड़कियों में 10-12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है और ये लड़कों में 12-13 वर्ष में प्रारंभ होता है। इसलिए ये हमें भिन्नता दिखाई देती है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी इसकी विशेषता है कि मासिक धर्म का आना। मासिक धर्म का आना, तो दोस्तों ये भी एक अच्छी लैंगिक परिपक्वता की विशेषता है कि जब मासिक धर्म आता है, जब अंडा अंडोत्सर्ग करता है, जब वह फैलोपियन ट्यूब की ओर जाता है और निषेचन की क्रिया के लिए तैयार होता है, तब हम ये प्रक्रिया होती है। इसलिए ये लड़कियां जो अपनी लैंगिक परिपक्वता की ओर बढ़ती है। तो दूसरी विशेषता ये सबसे अहम विशेषता है। तीसरी विशेषता दोस्तों ये कहते हैं कि आवाज़ का पतली पड़ना। आवाज़ का पतली होना, मतलब इसका भी यही हुआ कि स्वर में परिवर्तन होता है। स्वर परिवर्तन, तो दोस्तों आवाज़ में परिवर्तन होता है, आवाज़ सुरीली होती है। इसके बाद में इसकी अहम विशेषता है कि चेहरा चिकना होता है, तेलिए होने लगता है, चिकना होने लगता है। तो दोस्तों जब चेहरा चिकना होने लगता है और इसके बाद में शरीर पर बालों का उगना। शरीर है, शरीर पर एवं जननांगों पर बालों का उगना। यह भी शरीर पर बालों का उगना भी इसी का एक अहम भाग है, जो हमें ये दर्शाता है कि लैंगिक गौण लैंगिक लक्षण है। इसके बाद में स्तन का बढ़ना, ये भी स्तन का बढ़ना, क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा होता है तो इधर से दूध के लिए पिलाने के लिए तैयार होता है और तीव्र शारीरिक परिवर्तन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों इस बात को हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि गौण लैंगिक लक्षण है वह कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें इस प्रकार के कई लड़कों को एवं लड़कियों को ऐसी समस्या हो जाती है कि लड़कियों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं, लड़कों की आवाज़ लड़की के जैसी हो जाती है। ऐसे सारे कई हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये किस कारण से होता है, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स को रिलीज करने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, उनमें से एक हमारी ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जो हार्मोन्स का रिलीज करती है, एड्रीनलिन हार्मोन्स, ये है वो एड्रीनलिन हार्मोन्स
एड्रीनलिन हार्मोन्स का स्राव करती है दोस्तों। कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रीनल ग्रंथि है वो एड्रीनलिन हार्मोन्स है उसे वह रिलीज करती है, और इसकी अधिकता से ये हार्मोन्स है, और जब इसकी अधिकता हो जाती है, इसकी अधिकता से हमारे पास दोस्तों एक रोग हो जाता है जो मैंने पहले बात की, गायनीकोमेस्टिया रोग कहते हैं इसको। गायनीकोमेस्टिया रोग होता है दोस्तों। गायनीकोमेस्टिया रोग जिसकी वजह से उभयलिंगता का गुण हमें दिखाई देता है, जिसमें लड़कों के गुण होते हैं गौण लैंगिक लक्षण, वो लड़कियों में देखने को मिलते हैं, और लड़कियों के जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं वो लड़कियों में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि नर व मादा का विपरीत गुण, विपरीत लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब नर के लक्षण मादा में दिखाई देते हैं और मादा के लक्षण नर में दिखाई देते हैं, तो दोस्तों इस रोग को हम गायनीकोमेस्टिया रोग कहते हैं, और ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाने वाले एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा यह रोग हो जाता है। अब दोस्तों हम इस समय की बात करते हैं कि किशोर विपरीत लिंगी सदस्यों में अधिक इसमें विश्वास करते हैं, उनके साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता हम की बात करें दोस्तों, तो किशोर है वो विषम लिंगी सदस्यों यौन संबंधी मामलों में अधिक रुचि रखते हैं। तो दोस्तों किशोर यौन संबंधी मामलों एवं विषम लिंगी सदस्यों में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ये किशोरावस्था का समय है दोस्तों। इस समय बालक है वह विपरीत लिंगी सदस्यों के साथ रुचि लेता है, उनसे बातें करने में रुचि लेता है, उनके साथ मित्रता करने में अपना समय व्यतीत करता है, और यौन संबंधित मामले होते हैं उनमें रुचि लेना प्रारंभ करता है। इस समय उनमें जो यौन अनुभूतियाँ होती है उसके प्रति अपनी जो एक अनुभव होता है, यौन अनुभूतियों में वह दोस्तों यौन अनुभूतियों के प्रति अपनी नई जागरूकता विकसित करता है। यौन अनुभूतियों के प्रति नई जागरूकता विकसित करता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब बालक यौन संबंधित जो मामले हैं उनमें रुचि लेता है तो उनके प्रति जागरूक भी होता है। इसके क्या कारण है दोस्तों? अब इसके अनुभूतियों के प्रति नई जागरूकता जो करता है, इसके कारण क्या है? तो अब हम इनके कारणों की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके कारण विभिन्न प्रकार के कारण हैं। इसके कारण हम सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो यौन अनुभूतियों के प्रति जो नई जागरूकता होती है, यौन अनुभूतियों के प्रति जागरूकता के कारण, यौन अनुभूतियों के प्रति जागरूकता के कारण, यौन अनुभूतियों के प्रति जागरूकता के कारण क्या क्या है दोस्तों? उन कारणों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो यौन अनुभूतियों के प्रति जो जागरूकता है उनके कारण हमें देखने को मिलते हैं कि जैविक परिवर्तनों के प्रति उसकी सजगता। जो जैविक परिवर्तन होते हैं बालक में, जैविक परिवर्तनों के प्रति बालक की जागरूकता, मतलब ये होता है कि उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं।
उसके प्रति वह जागरूक रहता है, सजग रहता है। जागरूकता या सजगता, उसके प्रति सजग रहता है, सजगता रहता है। और उसके बाद में समकक्षियों, जो उसके समकक्षी है, समकक्षियों, माता पिता, और जो माता पिता एवं जो उसके पास पड़ोस है, समाज है, उनके द्वारा, माता पिता एवं समाज द्वारा, एवं समाज के द्वारा कामुकता पर बल देते हैं, द्वारा कामुकता पर बल। जब वो इस बात पर ज़्यादा बल देते हैं, इस पर अधिक बात करते हैं, तो दोस्तों उनमें इनके प्रति जागरूकता हो जाती। इसके बाद भी, ये इतना करने के बाद भी बालक में अनुपयुक्त ज्ञान का, उपयुक्त जो ज्ञान है उसका अभाव हो जाता है। इतना कुछ बालक है वह सजग या जागरूक यौन संबंधित मामलों में, यौन संबंधी मामलों के प्रति जागरूक रहने के बावजूद उसमें क्या क्या होता है दोस्तों, काम जो व्यवहार है उसके प्रति अनुपयुक्त ज्ञान होता है। काम व्यवहार के प्रति उपयुक्त ज्ञान का अभाव रहता है। अच्छे तरीके से वह इन बातों को समझ नहीं पाता है। इसके बाद में उनके सामने अनेक भ्रांतियां रहती है, क्योंकि वह अपनों से बड़ों के सामने, ऐसी उसके सामने समस्या आती है, उनको वह अपनों से बड़ों के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाता है, उनसे पूछ नहीं पाता है। तो दूसरी हमारी बड़ी समस्या है कि बड़ों से परामर्श करने में या पूछने में, समझने में कठिनाई महसूस करना। क्यों दोस्तों? इधर नैतिकता है वह छोटे बड़े में भेद कर लेता है। कठिनाई और यौन संबंधी मामलों की ऐसा कठिनाई महसूस क्यों करता है? क्योंकि यौन संबंधी मामलों में गोपनीयता होना। यौन संबंधी मामलों में जब गोपनीयता होती है तो बालक में ऐसी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जिसके कारण से वह सूचनाओं का संप्रेषण नहीं कर पाता है। सूचनाओं का संप्रेषण नहीं हो पाता है दोस्तों। जब सूचनाओं का संप्रेषण नहीं हो पाता है तो बालक विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों में खो जाता है। इसलिए उसके सामने फिर है एड्स एवं यौन संक्रमण का जो खतरा है वो भी उसके सामने हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये बातें अच्छे तरीके से, मेरा मानना है कि समझ में आ गई है कि बालक है वो अच्छे तरीके से विभिन्न प्रकार के उसके सामने अवसर होने के बाद में भी वह बहुत सारी भ्रांतियां उसके सामने होती है, बड़ों से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि यौन संबंधी जो मामले होते हैं उसमें गोपनीयता होती है। इसलिए जो सूचनाएं होती है उसका संप्रेषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए बालक है वो बहुत सारी कठिनाइयाँ, अनुपयुक्त ज्ञान में रहता है। बालक है जो एड्स एवं यौन संक्रमण संबंधी जो रोग है उससे भी उसे डर लगता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
अब हम आगे की बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारा शारीरिक विकास है, विकास जो भी है किशोरावस्था में कौन कौन से कारक है जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बालक का जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, किशोरावस्था में विकास को कौन कौन से ऐसे कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों जो विकास को शारीरिक विकास हो, शारीरिक विकास, शारीरिक या मानसिक विकास, जो भी विकास है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से कारक है बताइएगा जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, जितने भी विकास है उनको किशोरावस्था में ऐसे कौन कौन से कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम होता है बालक का जो उससे पहले से निर्धारित होता है कि बच्चे का विकास किस सीमा तक, किस दायरे तक हो सकेगा, ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उसके बाद में उसका वातावरण होता है। वातावरण उसको अच्छा एक अवसर देता है कि वो किस, जो उसकी सीमा है उसको कैसे प्राप्त कर सकता है। जितनी उसकी सीमा है, विकास की दायरा है, उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करने में वातावरण बहुत ही अच्छा योगदान देता है। इसके बाद में बालक की जाति, बालक किस जाति से है उसका भी ये विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर उसका धर्म, जाति और धर्म है वह बालक के जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उस पर बहुत बड़ी उसका अहम रोल होता है कि बालक किस जाति से है, उसका कौन सा समाज है। फिर उसका पौष्टिक आहार, बालक को पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पौष्टिक आहार यदि बालक को समय समय पर मिलता रहेगा तो वह हष्ट पुष्ट शरीर के साथ अपना अच्छा विकास कर पाएगा, और यदि पौष्टिक आहार उसको नहीं मिल रहा है तो वह बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। बीमारी भी होती है, वो शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी जो भी होती है बालक के विकास को प्रभावित करती है। फिर उसका जो थकान है, बालक बार बार थकान महसूस करता है, तो ये भी उसके शारीरिक विकास या मानसिक विकास को दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों हम विकास के अगले स्वरूप पे चलते हैं और संज्ञानात्मक विकास को जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास कहें या मानसिक विकास कहें, वह बालक में किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों अब हम संज्ञानात्मक विकास का दूसरा आयाम है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास है वह किशोरावस्था में किस तरह से होता है। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास है वह किशोरावस्था में किस तरह से होता है। तो किशोर के विचार इस समय अमूर्त हो जाते हैं। विचार है वह अमूर्त एवं तर्कपूर्ण हो जाते हैं। विचार है होते हैं। दोस्तों बालक इस समय अमूर्त समस्या होती है, उसका वह अच्छे तरीके से समाधान कर देता है, और विचार है वह आदर्शवादी होते हैं। बालक इस समय किसी न किसी को अपना आदर्श मानता है, किसी टीचर को भी आदर्श मानता है, या फिर किसी की विभिन्न प्रकार की मूवियाँ देखता है, तो उन मूवीज में वह बालक अपना किसी एक जो एक्ट्रेस होता है उसको अपना आदर्श मान लेता है। तो इस समय बालक आदर्शवादी हो जाता है। इस बारे में बालक इस समय अपने बारे में कि स्वयं क्या सोचता है, स्वयं क्या सोचता है, क्या सोचता है, एवं दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं।
क्या सोचते हैं, ऐसे प्रश्नों का मूल्यांकन कर सकता है। का मूल्यांकन कर सकता है या सक्षम हो जाता है कि बालक ये सोचता है कि मैं क्या सोचता हूँ, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में बालक जो अपना मूल्यांकन कर सकता है। दोस्तों अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि बालक है वो प्रयत्न एवं त्रुटि के प्रयत्न एवं त्रुटि जो उपागम है, उपागम के बजाय समस्या समाधान पर बल देता है। दोस्तों बालक इस समय है वह त्रुटि बार बार समस्या ऐसे नहीं करता है कि बार बार प्रयास करेगा, बार बार त्रुटि करेगा फिर सीख जाएगा। इस समय प्रयत्न एवं त्रुटि के उपागम के बजाय सीधा समस्या समाधान पर जोर देता है। समस्या समाधान, त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि के उपागम के बजाय वह सीधा समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाता है और समस्या के संभावित समाधान या तरीके खोजता है। समस्या है उसके तर्कपूर्ण समाधान खोजता है एवं संभावित एवं क्रमबद्ध तरीके से उसका ढूंढता है। इसे हम परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क कहते हैं। जब वह समस्या का संभावित समाधान या तरीका खोजता है उसे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा या तर्क कहते हैं, जो जीन पियाजे ने इसको यह नाम दिया है। तो आपके सवाल आ सकता है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा किसे कहते हैं। तो बालक जब बार बार प्रयास एवं त्रुटि न करके समस्या के समाधान उसके संभावित तरीके एवं व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जो समाधान ढूंढने का प्रयास करता है उसे परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक जो तर्कना है उसे कहते हैं। इस समय बालक में जो व्यक्तिगत नैतिकता आ जाती है, इसमें बालक अपना जो व्यक्तिगत नैतिकता है उसे दर्शाता है। दोस्तों अब हम इससे आगे की बात करेंगे कि व्यक्तिगत नैतिकता की जो संहिता होती है वह क्या होती है। हमने बात की थी कि व्यक्तिगत नैतिक संहिता है, व्यक्तिगत नैतिक संहिता बनाता है बालक इस अवस्था में अपनी। इसमें व्यक्तिगत नैतिक संहिता का मतलब ये होता है कि बालक क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से उसको डिसाइड करता है, फिर उसके अनुसार अपनी कार्य करता है। दोस्तों तो अब हम इससे आगे चलते हैं कि विभिन्न प्रकार के बालक इस समय अहम केंद्रवाद को स्थापित करता है। इसको डेविड अल्काइड ने बालक में जो अहम केंद्रवाद है उसके बारे में दो अहम तर्क दिए हैं। डेविड अल्काइड है उसने अहम केंद्रवाद विकसित किए हैं। अहम केंद्रवाद के बारे में बताया है। तो कौन कौन से अहम केंद्रवाद है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों तो दो अहम केंद्रवाद है। पहला है काल्पनिक श्रोता का अहम केंद्रवाद। काल्पनिक श्रोता का अहम केंद्रवाद है। उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है। तो उसमें ये बालक है, किशोर है, वह ये विश्वास करने लग जाता है, ये विश्वास
करने लगता है कि दूसरे लोग उस पर ध्यान देते हैं, आकर्षित होते हैं, ध्यान देते हैं, आकर्षित होते हैं और उसे देखते हैं और उसके बारे में ये सोचते हैं कि वो कहता है कि ये कितना जानते हैं जितना मैं अपने बारे में सोचता हूँ, जितना मैं स्वयं अपने बारे में सोचता हूँ, ऐसे ही जैसा मैं अपने बारे में सोचता हूँ ऐसे ही दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसा जब होता है कि एक किशोर होता है, जब उसके शर्ट पर शय के धब्बे लग जाते हैं तो वह ये सोचता है कि हर लोग मेरे शय के धब्बे को ही देखते हैं। जब कोई किशोरी होती है तो उसके चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती है, तो वह हमेशा अपने ध्यान में यही बात केंद्रित करके रखती है अपने बारे में कि दूसरे लोग हर बार मेरी फुंसियों को देखेंगे और मैं अच्छी नहीं लगूंगी, भद्दी दिखूंगी। तो ये है जो अहम केंद्रवाद के हमारे पास उदाहरण हैं दोस्तों। तो ये बालक ये क्या करते हैं कि बालक को या किशोर को अपने प्रति सजग बना देते हैं, सजग बनाते हैं कि बालक अपने प्रति अधिक सचेत हो जाता है दोस्तों। अब हम दूसरा जो हमारा अहम केंद्रवाद है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा दंत कथा का अहम जो केंद्रवाद है दंत कथा का है, उसके बारे में बालक है वो दंत कथा पर विश्वास करते हैं। तो व्यक्तिगत दंत कथाएं होती है, व्यक्तिगत दंत कथा। दोस्तों व्यक्तिगत दंत कथा क्या होती है इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। इसमें बालक ये सोचता है कि मैं अद्वितीय हूँ, दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही होता है, जैसा मैं हूँ सभी लोग मुझे ही देखते हैं, मैं सबसे भिन्न हूँ, सबसे अच्छा हूँ। इसमें होता है कि स्वयं अद्वितीय का भाव बालक में होता है, स्वयं अद्वितीय होने का भाव है, स्वयं अद्वितीय होने का भाव बालक में किशोर में होता है और वो ये समझने लगता है कि दुनिया में जो हमारे साथ होता है वह दूसरों के साथ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हमने देखा है, सुना है कि बालक जब अपनी बात दूसरों को कहता है, बड़ों को कहता है, तो वह ये सुनते हुए हर बात में देखा जाता है कि आप मुझे नहीं समझ पाओगे, मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे दोस्तों। तो वह बालक है वो वास्तविकता से, इस भाव में वास्तविकता से दूर चला जाता है। बालक वास्तविकता से दूर और कल्पनाओं की अपनी दुनिया बना लेता है, कल्पनाओं की अपनी दुनिया बना लेता है, कल्पनाओं की अपनी दुनिया में वह रहता है और स्वयं से संबंधित कल्पनाओं से भरी कहानियां लिखता है। इसमें बालक क्या करता है, स्वयं से जुड़ी कल्पनाओं पर आधारित कहानियां लिखता है, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं कि जो दंत कथा होती है
दंत कथा है वो डायरी का भाग होती है। डायरी का भाग होती है। दंत कथा है वे डायरी का भाग होती है और ये कहानियाँ हैं वो अपने हिसाब से उसको आगे ले जाता है।